हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं अभिप्रेरणा का अर्थ, प्रकृति, सिद्धांत और तकनीक। अभिप्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषा। अभिप्रेरणा का सामान्य अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होना, और इस अर्थ में यह प्रक्रिया की घोतक होती है। परंतु मनोवैज्ञानिकों के क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग प्रक्रिया और प्रक्रिया के परिणाम दो रूपों में किया जाता है। अभिप्रेरणा हमारे लैटिन भाषा के मोवियर या मोटम से हुई है। इसका अर्थ होता है मूव या मोशन, गति करना। अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है जो व्यक्ति को भावात्मक रूप से जागृत करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है, अर्थात या गति प्रदान करता है। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसे भिन्न भिन्न रूप में परिभाषित किया। गुड ने इसे एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। उनके शब्दों में अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा सही दिशा में लगाने की प्रक्रिया है। ब्लेयर जोन्स सिम्पसन के अनुसार अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक ऊर्जाएं अथवा आवश्यकताएं उसके पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न आदर्शोन्मुख लक्ष्य की ओर निर्देशित करती हैं। क्रेच एवं क्रेचफील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। F.J. मैकडोनाल्ड के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है जो भावात्मक जागृति तथा उद्देश्य अपेक्षित अनुक्रियाओं को जन्म देता है। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा की विशेषताएं एवं प्रकृति। अभिप्रेरणा प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों हैं। प्रक्रिया रूप में अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर एक ऐसी शक्ति अथवा ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य विशेष करने की ओर प्रवृत्त करती है, और परिणाम स्वरूप यह वह आंतरिक शक्ति अथवा ऊर्जा है जो व्यक्ति को किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य विशेष करने की ओर प्रवृत्त करती है। अभिप्रेरणा का जन्म किसी न किसी आवश्यकता से होता है। अभिप्रेरणा एक प्रबल भावात्मक उत्तेजना की स्थिति होती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को तब तक क्रियाशील लगती है जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। अभिप्रेरणा व्यक्ति को रुचि के अभाव में भी क्रियाशील रखती है। अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाले कारकों को मनोवैज्ञानिक भाषा में अभिप्रेरक कहते हैं। अभिप्रेरकों को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, आंतरिक अभिप्रेरक और बाह्य अभिप्रेरक। व्यक्ति चाहे आंतरिक अभिप्रेरकों से अभिप्रेरित हो और चाहे बाह्य अभिप्रेरकों से, इनसे उत्पन्न अभिप्रेरणा सदैव आंतरिक होती है, अर्थात अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का स्वर्ण पथ है। अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय है। अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति है। अभिप्रेरणा साधन है, साध्य नहीं। अभिप्रेरणा व्यक्ति की भावात्मक स्थिति है। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी। अभिप्रेरणा के मूल कारक या स्रोत। अभिप्रेरक का अर्थ अथवा परिभाषा। व्यक्ति में किसी कार्य को विशेष करने की प्रति अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारकों को अभिप्रेरक कहते हैं। अभिप्रेरक को दो वर्गों में बांटा गया है, आंतरिक अभिप्रेरक और बाह्य अभिप्रेरक। आंतरिक अभिप्रेरकों से तात्पर्य मनुष्य के शारीरिक से होता है, जैसे आत्मरक्षा, भूख, प्यास, काम। बाह्य अभिप्रेरकों से तात्पर्य मनुष्य के पर्यावरणीय अथवा मनोसामाजिक अभिप्रेरकों से होता है, जैसे आत्मसम्मान, सामाजिक स्तर और विशेष उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा। अभिप्रेरक व्यक्ति की वे आंतरिक एवं बाह्य दशाएं हैं जो उसे कार्य करने के संपादन के लिए अभिप्रेरित करती हैं और उद्देश्य की प्राप्ति तक क्रियाशील रखती हैं। अभिप्रेरणा के घटक या स्रोत। अभिप्रेरणा के घटक तीन होते हैं, आवश्यकताएं, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। अब अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है, अर्थात आवश्यकता किसी भी वस्तु का अभाव आवश्यकता को जन्म देता है। प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई आवश्यकता होती है जो उसे क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। आवश्यकता प्राणी में किसी कमी की पूर्ति का घोतक होती है, जैसे प्राणी के शरीर में पानी की कमी,
की पूर्ति के लिए पानी की आवश्यकता का अनुभव होना। मनुष्य की आवश्यकताओं को सामान्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, शारीरिक अथवा जैविक और मनोसामाजिक। शारीरिक आवश्यकताओं में मनुष्य की शारीरिक अथवा जैविक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भोजन, जल, मलमूत्र विसर्जन आदि। मनोसामाजिक आवश्यकताओं में मनुष्य में उसके सामाजिक पर्यावरण के कारण उत्पन्न मनोसामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे आत्मसम्मान, सामाजिक स्तर एवं आर्थिक स्तर आदि। ये आवश्यकताएं मनुष्य में तनाव उत्पन्न करती हैं और वह इनकी पूर्ति के लिए क्रियाशील हो जाता है। जब तक क्रियाशील रहता है तब तक आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती। अर्थात भूख लगने पर मनुष्य को भोजन की आवश्यकता अनुभव होती है। यह उसमें एक तनाव उत्पन्न कर देती है और इस तनाव के कारण वह भोजन की प्राप्ति के लिए क्रियाशील हो उठता है, और यह तनाव की स्थिति उसमें तब तक रहती है जब तक उसे भोजन प्राप्त नहीं हो जाता। बोरिंग और लैंगफील्ड ने आवश्यकता को तनाव के रूप में परिभाषित किया। उनके शब्दों में आवश्यकता प्राणी के अंदर का वह तनाव है जो उसे उद्देश्य लक्षित निश्चित प्रोत्साहन की ओर प्रवृत्त करता है और उनकी प्राप्ति हेतु क्रियाओं को उत्पन्न करता है। अंतर्नोद या चालक आवश्यकता प्राणी के अंदर तनाव पैदा करती है। वह तनाव जिस रूप में अनुभव किया जाता है उसे अंतर्नोद या चालक कहते हैं, जैसे भोजन की आवश्यकता होने पर भूख लगना, पानी की आवश्यकता होने पर प्यास लगना। ये अंतर्नोद आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राणी को क्रियाशील करते हैं, जैसे भूख लगने पर भोजन की तलाश करना, प्यास लगने पर पानी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है। भोजन की आवश्यकता से जुड़ा हुआ है भूख, पानी की आवश्यकता से जुड़ा हुआ है प्यास। अंतर्नोद वह शक्तिशाली एवं सतत उद्दीपक है जो किसी समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है। नेक्स्ट है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन बाह्य वातावरण से प्राप्त होने वाली वह वस्तु है जो प्राणी की आवश्यकता की पूर्ति कर आवश्यकता के कारण उत्पन्न अंतर्नोद अथवा चालक को शांत करती है, जैसे भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भोजन भूख प्रेरक को शांत करने के संदर्भ में प्रोत्साहन है। हिलगार्ड ने इसे निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया। सामान्यतः उचित प्रोत्साहन वह है जिसके प्राप्त होने से अंतर्नोद की तीव्रता कम होती है। उद्दीपक के सामने होने पर व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। उद्दीपक के मिलने पर चालक शांत हो जाता है तथा तनाव समाप्त हो जाता है। अभिप्रेरक उत्पन्न उपरोक्त तीनों का योग ही अभिप्रेरक है। अभिप्रेरक आवश्यकता प्लस चालक प्लस उद्दीपक इजिकल टू अभिप्रेरक इजिकल टू आवश्यकता प्लस चालक प्लस उद्दीपक। अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। मैस्लो के अनुसार 2 प्रेरक हैं, जन्मजात और अर्जित। थॉमसन के अनुसार स्वाभाविक, सेकंड है कृत्रिम। गैरेट के अनुसार 3, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। अभिप्रेरणा के प्रकार। आंतरिक अभिप्रेरणा, इसमें व्यक्ति स्वयं की इच्छा से प्रेरित होकर आगे बढ़ता है तथा अंत तक अर्थात लक्ष्य तक पहुंचता है, इसलिए इसे सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा, इसमें व्यक्ति स्वयं प्रेरित न होकर किसी बाह्य व्यक्ति के प्रेरित करने पर कार्य की शुरुआत करता है तथा इसके अभाव में वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए इसे नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा लक्ष्य तक पहुंचने की एक शुरुआत साधन युक्ति है, जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में एक अंत है। आवश्यकता अंतर्नोद और प्रोत्साहन में संबंध। आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। अंतर्नोद बढ़े हुए तनाव की स्थिति है जो क्रिया और प्रारंभिक व्यवहार की ओर ले जाती है। प्रोत्साहन बाह्य पर्यावरण की कोई वस्तु होती है जो आवश्यकता की संतुष्टि करती है और उस प्रकार संतुष्टि की क्रिया द्वारा अंतर्नोद को कम करती है। अभिप्रेरणा के इस चक्र को निम्नांकित रेखा चित्र द्वारा दर्शाया या देखा समझा जा सकता है। अभिप्रेरणा के प्रकार वही आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में आत्मरक्षा, भूख, प्यास, काम आदि। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। मनुष्य में अभिप्रेरणा की उत्पत्ति कैसे होती है, इस संबंध में मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने मत दिए, जिन्हें अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनमें से कुछ सिद्धांत हैं। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। उसकी मूल प्रवृत्तियों के पीछे छिपे हुए संवेगी अभिप्रेरकों का कार्य करते हैं। इस सिद्धांत के संदर्भ में पहली बात तो यह है कि मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्तियों की संख्या के संबंध में एक मत नहीं है, और दूसरी बात यह है कि यह सिद्धांत अपनी ही कसौटी पर खरा नहीं उतरता। मूल प्रवृत्तियां सभी मनुष्य में होती हैं, तब उसका व्यवहार भी समान होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है।
विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया। सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल ने व्यवहार की व्याख्या करते हुए मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसलिए विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक माना जाता है। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई और कहा प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है। संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। संवेग जैसे भय मूल प्रवृत्ति पलायन, दूसरा क्रोध युयुत्सा या आक्रमण, भूख भोजनावेशण, घृणा अप्रियता, वात्सल्यता पुत्र कामना, कष्ट संवेदना, आश्चर्य जिज्ञासा, कामुकता काम, आत्महीनता विनीत भाव, आत्माभिमान आत्म प्रदर्शन, एकाकीपन सामूहिकता, अधिकार भावना संग्रह, रचनानुभूति रचना प्रवृत्ति, अमोद हास्य। मैकडूगल ने भय संवेग को सबसे महत्वपूर्ण माना है। मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं। मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में मूल प्रवृत्ति की मात्रा समान नहीं होती है। मूल प्रवृत्ति आदतों से भिन्न होती है, ये शोधनशील या परिवर्तनशील होती है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में 3 क्रियाएं शामिल होती हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। मनोविश्लेषण सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाली अभिप्रेरणा के 2 मूल कारक होते हैं, एक मूल प्रवृत्तियां, दूसरा चेतन मन। फ्रॉयड के अनुसार मनुष्य में मूल रूप से 2 ही मूल प्रवृत्तियां होती हैं, एक जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जो उन्हें क्रमशः संरचनात्मक एवं विध्वंसात्मक व्यवहार की ओर प्रवृत्त करती है। साथ ही उसका अचेतन मन उसके व्यवहार को अनजाने प्रभावित करता है। इस सिद्धांत के संबंध में पहली बात तो यह है कि फ्रॉयड का मूल प्रवृत्ति संबंधी मनोवैज्ञानिकों का मान्य नहीं है, और दूसरी बात यह कि मनुष्य का व्यवहार केवल उसी के से नहीं अपितु अर्धचेतन एवं चेतन मन से भी संचालित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार अचेतन मन में दमित इच्छाएं व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। अंतर्निहित सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वैज्ञानिक हल ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य में तनाव पैदा करती हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में अंतर्निहित कहते हैं, और ये अंतर्निहित ही मनुष्य को विशेष कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। यद्यपि आगे चलकर मनोवैज्ञानिक ने इसमें शारीरिक आवश्यकताओं के साथ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को भी जोड़ दिया है, लेकिन फिर भी यह सिद्धांत अपने में अपूर्ण ही है, क्योंकि यह मानव के उच्च ज्ञानात्मक व्यवहार की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट है प्रोत्साहन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बोल्स तथा कॉफमैन ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में स्थित वस्तु, स्थिति अथवा क्रिया से प्रभावित होकर क्रिया करता है। पर्यावरण के इन सभी तत्वों को इन्होंने प्रोत्साहन माना है। इसके अनुसार प्रोत्साहन 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक प्रोत्साहन जैसे भोजन एवं पानी आदि मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए धकेलते हैं, जबकि ऋणात्मक प्रोत्साहन जैसे दंड एवं बिजली का झटका आदि मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकते हैं। यह सिद्धांत क्योंकि मनुष्य के केवल बाह्य कारकों पर ही बल देता है, इसलिए इस अपने में अपूर्ण है। शरीर क्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक मॉर्गन ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में वे प्रेरणा किसी बाह्य उद्दीपक द्वारा उत्पन्न नहीं होती, अपितु उसके शरीर के अंदर के तंत्रों में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। इस सिद्धांत में मनुष्य के पर्यावरणीय कारकों की अवहेलना की गई है, इसलिए यह भी अपने में अपूर्ण है। आवश्यकता सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैस्लो ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। मैस्लो ने आवश्यकताओं को एक विशेष क्रम में प्रस्तुत किया, निम्न से उच्च की ओर, जिसे आरोही पद सोपान कहा जाता है। इस पद सोपान को निम्नांकित रूप से परिदर्शित किया जाता है। मैस्लो के अनुसार मनुष्य जब तक एक स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर लेता, दूसरे स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर नहीं बढ़ता। इसमें सबसे पहले हमारी शारीरिक आवश्यकता, दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी है स्नेह की आवश्यकता, चौथी है सम्मान की आवश्यकता, 5वीं है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। मैस्लो के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं उसके लिए अभिप्रेरक का कार्य करती हैं और वह उनकी पूर्ति के लिए क्रियाशील रहता है। मैस्लो की यह बात तो सही है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से अभिप्रेरित होते हैं, परंतु उनकी यह बात सही नहीं है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी क्रम विशेष में करते हैं। अतः यह सिद्धांत भी अपने में अपूर्ण है। अभिप्रेरणा के कारक, उपलब्धि, मान्यता, कार्य, उत्तरदायित्व, पदोन्नति, आगे बढ़ने के अवसर। अभिप्रेरित करने के तरीके, प्रशंसा एवं निंदा द्वारा, आवश्यकताओं का ज्ञान कराकर, आकांक्षा का स्तर जानकर, सफलता का अभ्यास कराकर, असफलता का भय दिखाकर, प्रतियोगिताओं के आयोजन द्वारा, उचित उदाहरण प्रस्तुत करके, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा,
पाठ्य से आगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा, विद्यालय एवं कक्षा के उचित वातावरण द्वारा। अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक होती है, रुचि जागृत करने में सहायक, अधिगम तत्परता जागृत करने में सहायक, ध्यान केंद्रित करने में सहायक, अनुशासन स्थापित करने में सहायक, मानसिक क्रियाओं के विकास में सहायक, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।